हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको करवाया था कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ने पॉजिटिव क्या करा एंड नेगेटिव क्या करा। हर कॉन्सेप्ट के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। आपने देखा होगा कॉइन के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि हर चीज में हमें नेगेटिविटी भी नजर आती है एंड कोई भी चेंज हो इकोनॉमी में उसमें पॉजिटिविटी भी जरूर होती है। तो जो एलपीजी इकोनॉमी में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में 1991 की ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का जो ये चेंज आया, बहुत कुछ अच्छा करा। जीडीपी की ग्रोथ हुई, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स इंक्रीज हुए, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुए। बहुत कुछ अच्छा होने के बावजूद भी उसमें कमियां रह गई थी अभी। तो बच्चों, आपने उसका क्रिटिकल अप्रेजल करा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। आफ्टर दैट द टॉपिक इज आउटसोर्सिंग। आपने कभी ये वर्ड पहले सुना होगा या अपनी बिजनेस स्टडीज में? आउटसोर्सिंग मतलब आउट, बाहर। एक्सटर्नली जब हम अपने वर्क के लिए किसी को हायर करते हैं, पेड सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, एक कंट्री जब दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट होती है अपने काम करवाने के लिए, आप दूसरों से सर्विस ले रहे हो। वो कैसी सर्विस? लाइक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, इंश्योरेंस एजेंसी है, लीगल एडवाइजर्स है। आउटसोर्सिंग का बच्चों मतलब क्या है? इट रेफर्स टू हायरिंग बिजनेस सर्विसेज। इसमें हम बिजनेस सर्विसेज को हायर करते हैं। आउटसोर्सिंग रेफर्स टू हायरिंग बिजनेस सर्विस। आप बिजनेस सर्विस हायर कर रहे हो एक्सटर्नली, बाहर से पेमेंट करके, फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। मोस्टली हम अदर कंट्रीज से वो सर्विसेज ले रहे हैं, चाहे वो इंश्योरेंस की है, एडवर्टीजमेंट की है। दूसरी कंट्रीज से हम वो सर्विसेज ले रहे हैं। इनिशियली वो हम खुद प्रोवाइड कर रहे थे, बट ड्यू टू एक्सेस वर्कलोड हमसे वो मैनेज नहीं हो रहा, विच वर प्रोवाइडेड इंटरनली और फ्रॉम विद इन द कंट्री। पहले हम वो सर्विसेज खुद से दे रहे थे, खुद मैनेज कर रहे थे, बट इससे सब मैसी हो जाता था ड्यू टू ओवरलोड। वर्क का ज्यादा प्रेशराइज होने की वजह से हम दूसरी कंट्रीज से काम करवाने लगे पैसे देकर। तो इसमें कैसी कैसी सर्विसेज आती हैं? कंप्यूटर सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट जी इसका पार्ट है। कंप्यूटर सर्विसेज हो गई, एडवर्टीजमेंट हो गई, या सिक्योरिटी वाली हो गई, इंश्योरेंस, इस टाइप से। आउटसोर्सिंग का सबसे अच्छा रिजल्ट क्या आया बच्चों? इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जब तक ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था, इंडिया की इकोनॉमी खुद सब मैनेज कर रही थी, बट ग्लोबलाइज होने के बाद इंडिया की इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी के साथ मिलकर काम करने लगी। तो ग्लोबलाइजेशन का जो सबसे बेस्ट आउटकम आया, ग्लोबलाइजेशन का जो बेस्ट आउटकम आया, दैट इज नोन एज आउटसोर्सिंग, जिसमें हम दूसरी कंट्री से काम लेने लगे, उनकी हेल्प लेने लगे। इट इज इमर्जिंग एज अ मेजर एक्टिविटी इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर ने इसको फॉलो करा कि हम बाहर से काम करवाएंगे। इसने क्या करा? कम्युनिकेशन का फास्टेस्ट मोड होने की वजह से, आईटी की ग्रोथ की वजह से आउटसोर्सिंग डेवलप हुआ। अगर ग्रोथ नहीं होती आईटी सेक्टर में, ड्यू टू ग्रोथ ऑफ आईटी सेक्टर, ये जो है अच्छे से वर्क करने लगा। विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन, जैसे आप टेक्स्ट मैसेज देते हो या वॉइस, विजुअल डाटा, इसमें हम क्या करते हैं, बाहर से दूसरी कंट्री पे आप उन्हें बोलते हो, लाइक आपके पास कॉल्स आती हैं कि आपको इंश्योरेंस का प्लान लेना है या नहीं लेना, या फिर आपको वो एडवर्टीजमेंट के लिए बोलते हैं, या फिर आपने देखा होगा लोन के लिए आपको कॉल्स आती हैं कि आपको लोन की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। तो इंडिया की जो कोई भी एक कंपनी है, वो बाहर की कंट्री को हायर करती है, उन्हें पैसे देती है कि आपको ये प्लान सेल करने हैं, एंड अकॉर्डिंगली उनको उसके लिए कमीशन पे की जाती है। दिस इज आउटसोर्सिंग। तो इंडिया हैज बिकम बहुत अच्छा डेस्टिनेशन बन गया आउटसोर्सिंग के लिए। बहुत सी एमएनसीज के लिए इंडिया अच्छा डेस्टिनेशन कैसे रहा? ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस।
यहाँ पर जो है मैन पावर स्किल मिल जाते हैं अच्छे। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर, पढ़े लिखे लोग, स्किल्ड मीन्स पढ़े लिखे, मैन पावर इज ह्यूमन रिसोर्स। इंडिया में स्किल्ड मैन पावर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। इंडिया के पास वास्ट स्किल्ड मैन पावर है, जिससे कि एमएनसीज का इंडिया में इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ। देन इज फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, एमएनसीज को बहुत सारी अच्छी ऑफर्स मिली इंडिया की गवर्नमेंट से, सच एज टैक्स हॉलीडेज। इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटीज दी एमएनसीज को, जिससे कि वो अट्रैक्ट हो सके और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। देन अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर इन इंडिया फॉर स्किल्ड वर्क भी अवेलेबल है। इंडियन प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसे आप बीपीओ भी कहते हो, ऑलरेडी इतनी अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, इतनी अच्छी फॉरेन एक्सचेंज आ रही है इसकी वजह से। इसका अदर नेम क्या बुलाते हैं जो लोग इसे जानते हैं? बीपीओ, दैट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बुलाया जाता है इसे, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, तो लोग इसे इस नाम से भी जानते हैं। अब कुछ डेवलप कंट्रीज ने इसको अपोज क्यों करा? ये तो इंडिया में अच्छा अवेलेबिलिटी है मैन पावर की, इंडियन गवर्नमेंट ने एमएनसीज को इन्वेस्टमेंट के लिए टैक्स हॉलीडेज ऑफर करी, या यहाँ पर हम कहीं चीप लेबर अवेलेबल है, इन सब पॉइंट्स की वजह से, इन सब फैसिलिटीज की वजह से यहाँ पर अच्छा आउटसोर्सिंग चल रहा है। अब हम कहें डेवलप कंट्रीज इसे अपोज क्यों करती हैं, उनके पास क्या रीजंस दिए उन्होंने? डेवलप कंट्रीज आर इन ऑपोजिशन ऑफ दिस, उनकी ऑपोजिशन के जो रीजंस है वो ये है। आउटसोर्सिंग से क्या होता है? फंड्स का आउटफ्लो होता है, आपको पेमेंट करनी पड़ती है। तो डेवलप यहां से जो पेमेंट है, आउटफ्लो ऑफ फंड्स डेवलप कंट्री से इंडिया में आ रहे थे, जिससे कि कंट्रीज के बीच में क्या इंक्रीज होती हैं? डिस्पैरिटीज, भेदभाव, कि एक डेवलप कंट्री से जो अमाउंट है वो डेवलपिंग कंट्री में जा रहा है। ऑब्वियसली हम उनसे काम करवा रहे हैं, ठीक है, तो फंड्स का आउटफ्लो तो होगा ही होगा। तो डेवलप कंट्रीज से फंड का आउटफ्लो डेवलपिंग कंट्रीज में हो रहा था, जिसकी वजह से भेदभाव बढ़ रहा था, डिस्पैरिटीज इंक्रीज हो रही थी कंट्रीज के बीच में। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो आउटसोर्सिंग ने कम कर दिया एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ऑनलाइन वर्क हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, जॉब में इनसिक्योरिटी हो गई। तो दीज आर सम ड्रॉबैक्स जो आउटसोर्सिंग में नजर आए, जिसकी वजह से जो डिस्पैरिटीज थी वो भी इंक्रीज हुई, लोग भी इसे अपोज करने लगे कि अपनी कंट्री को छोड़कर हम दूसरी डेवलप कंट्री से वो हेल्प ले रहे हैं, काम करवा रहे हैं। तो ऑब्वियसली सबको ये कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया। तो दिस इज आउटसोर्सिंग, कि अच्छा क्यों था एंड अच्छा क्यों नहीं था। इसके बाद मैं नेक्स्ट कंसेप्ट आपको कराऊंगी, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑल ओवर कंट्री हमें ट्रेड करना है पूरे वर्ल्ड में, तो कुछ कंट्रीज इसकी मेंबर बनी। WTO से पहले क्या था इकोनॉमी में? गैट, जनरल एग्रीमेंट, पहले ये था जनरल एग्रीमेंट। ये कब बना था? 1948 में, ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। इसकी फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये कौन से ईयर में बना था? 1948 में, ठीक है। 23 कंट्रीज इसकी मेंबर थी, इस ग्रुप की। फाइन, इसको क्यों सेटअप करा गया था? कि जितने भी मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उन सबको कंसीडर करा जाएगा, और सभी कंट्रीज को मल्टीलेटरल ट्रेड, कोई भी कंट्री कहीं से भी ट्रेड करना चाहती है, ये 23 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी इजीली ट्रेड कर सकती हैं, ठीक है। ये जो 23 कंट्रीज मेंबर थी, गैट को बनाया कि वो एडमिनिस्टर करेगा, चेक करेगा मल्टीलेटरल ट्रेड को। इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली सभी कंट्रीज को इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है।
देन WTO आया 1995 में, इसका लेवल और एक्सटेंड कर दिया 1995, वो था 1948 इंडिपेंडेंस के बाद। देन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद WTO को लॉन्च किया गया। ठीक है, अब WTO एग्रीमेंट क्या था? इसने सब कुछ कवर करा, ट्रेड ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, कि ट्रेड गुड्स का भी होगा एंड सर्विसेज का भी होगा, सब कुछ इसमें कवर अप होगा, सो दैट इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड बेटर तरीके से हो सके, टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। WTO में गुड्स भी आए, सर्विसेज भी आई। एट प्रेजेंट कितने कंट्रीज इसका मेंबर है? 164, जो इसके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रही हैं। 164 कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ WTO, आर द मेंबर्स ऑफ WTO। इंडिया ने कमिटमेंट करी थी WTO से, इंडिया ने रीजनेबल स्टेप्स लिए थे कि हम ट्रेड को लिबरलाइज करेंगे, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो थी वो भी हटा दी, रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस हटाई थी, किस पे रिस्ट्रिक्शंस हटाई थी? इंपोर्ट्स पे, एंड टैरिफ रेट्स को भी रिड्यूस करा था, रिड्यूस टैरिफ रेट्स ऑल्सो। टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए इंडिया ने क्या करा? पहले एक लिमिटेशन थी कि आप इससे ज्यादा, कोटास फिक्स थे, इससे ज्यादा आप मंगवा नहीं सकते, टैरिफ्स के रेट फिक्स थे, सब कुछ इसके अंदर जो है खत्म कर दिया गया था। अब कुछ मेजर फंक्शंस जो WTO में आते हैं वो क्या था? इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर सब खत्म करे, जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस थे सबसे पहले उन्हें हटाया, सो दैट इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट किया जा सके। व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ WTO? तो जो मेन फंक्शंस थे WTO के, रिड्यूस टैरिफ्स, सबसे पहले क्या सोचा गया कि इसे खत्म किया जाए, टैरिफ्स को हटाया जाए, नॉन टैरिफ को भी और इसको भी। ताकि हम इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट कर सके, सबसे पहला काम ये करा। देन प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज को एनलार्ज करा, एनलार्ज बढ़ा दिया प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, और उसका ट्रेड भी इंक्रीज कर दिया, गुड्स को भी सर्विसेज को भी। पहले बैरियर्स खत्म करे, फिर प्रोडक्शन को बढ़ाया, देन एक रूल्स बना दिए कि उसके अगेंस्ट कोई नहीं जाएगा, जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी वो सब खत्म कर दी, कि रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होगी, देयर शुड बी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, देयर शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज बिल्कुल नहीं करनी है। देन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट जरूर रखना है, ये कुछ रूल्स फॉलो करे, टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर्स को खत्म करा, प्रोडक्शन का साइज इंक्रीज कर दिया, गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड इंक्रीज कर दिया, रिसोर्सेज का क्या होना चाहिए? बेस्ट यूटिलाइजेशन, वेस्टेज नहीं करनी है। देन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का सोचा गया कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, लॉस नहीं होना चाहिए, इन सब बातों का ध्यान रखा गया। देन शुड इंडिया बी अ मेंबर ऑफ WTO? तो कुछ स्कॉलर्स ने कहा कोई यूज नहीं है डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया जैसे कि वो भी WTO का मेंबर बने, ऐसा क्यों? मेजर वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अकर्स अमंग द डेवलप्ड नेशन, ऐसा क्यों कहा गया कि इंडिया को इस WTO का मेंबर बनने का कोई यूज नहीं है? इंडिया इसका मेंबर क्यों नहीं बननी चाहिए? बिकॉज जो मेजर ट्रेड हो रहा था, मेजर ट्रेड अकर्स बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज, बट इंडिया वाज द डेवलपिंग कंट्री, लेकिन जो ट्रेड हो रहा था बढ़िया वो डेवलप कंट्रीज के बीच में हो रहा था, जबकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। इसीलिए स्कॉलर्स ने ये एक अपना ओपिनियन दिया कि इंडिया को इसका पार्ट नहीं होना चाहिए। डेवलप कंट्रीज आर बीइंग चीटेड, क्यों उनको धोखा मिला? जैसे ही उन्होंने फोर्स करा कि उन्हें मार्केट, टू ओपन अप देयर मार्केट खोलनी पड़ेंगी डेवलप कंट्रीज के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के साथ धोखा हो गया, क्योंकि उन्हें डेवलप कंट्रीज तक पहुंचने नहीं दिया गया। डेवलपिंग कंट्रीज को ये कहा गया था कि वो डेवलप कंट्रीज को अप्रोच कर सकती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
उनके साथ धोखा हुआ, क्योंकि उन्हें मजबूर करा गया टू वो अपनी मार्केट्स को ओपन करें डेवलप कंट्रीज के लिए, लेकिन डेवलप कंट्रीज को तक उन्हें नहीं जाने दिया गया। डेवलपिंग कंट्रीज ने तो अपनी मार्केट को ओपन कर दिया डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, उन्होंने अपनी मार्केट ओपन करी कि डेवलप कंट्रीज यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, बट डेवलप्ड कंट्रीज ने डेवलपिंग कंट्रीज को अपने तक पहुंचने नहीं दिया। तो ये दोनों मेजर ड्रॉबैक थी जिसकी वजह से ये सोचा गया था कि इंडिया इसका पार्ट नहीं बने। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों, आज हमने 2 टॉपिक्स करे हैं। इनिशियली मैंने आपको कराया है आउटसोर्सिंग एंड देन WTO। अगेन 2 to 3 मार्क्स में नोट आ सकता है इन पर, तो ये अच्छे से आप प्रिपेयर करेंगे। होप सो आप सबको टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।